नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद एके सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त को करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल में ही सोफिया पोपो महिला ब्रिटिश ओपन खिताब जीतने वाली या उस पर कब्जा करने वाली किस देश की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। तो याद रखिएगा, जो महिला ब्रिटिश ओपन खिताब है किसका, गोल्फ का, उसको जीतने वाली कौन है इस बार की, सोफिया पोपो किस कंट्री की हैं ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये जर्मनी की हैं और यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं यही आपकी सोफिया पोपो। तो जर्मनी की सोफिया पोपो ये खिताब जीतने वाली पहली जर्मन महिला बन गई हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हाल में ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई है। इस परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा इस परिषद का। अब ये राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद है, अब इसका जो ये अध्यक्ष होगा, ये व्यक्ति, इसका नाम पूछा गया है, मतलब ये कौन होगा। तो याद रखिएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो होगा वही इसका पदेन अध्यक्ष होगा, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री जो होगा वो इसका क्या होगा, वो आपका इसका पदेन उपाध्यक्ष होगा। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसका अध्यक्ष होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इसका क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा, पदेन उपाध्यक्ष हो जाएगा। अब कुछ इस जो है वो परिषद के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया है, मुख्य बातें इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के बारे में कि इसका कार्य क्या होगा। ठीक है, तो इसके कार्य की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में नीतियाँ, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं तैयार करने में सहायता करेगा, यानी सलाह देगा, और साथ ही साथ ट्रांसजेंडरों को समान अवसर, पूर्ण भागीदारी प्रदान करने से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना तथा उन पर निगरानी रखना। ये राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के कुछ कार्य होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, हाल में ही मणिपुर के 9वीं कक्षा के छात्र जिनका नाम है बलदीप निगथौजम ने कौन सा मोबाइल गेम विकसित किया है। बलजीत निगथौजम ने कौन सा मोबाइल गेम विकसित किया है। तो याद रखिएगा इसका नाम है कोरोबोई। कोरोबोई नाम का एक गेम जो है विकसित किया गया है किसके द्वारा, बलदीप के द्वारा। ये इमेज देख रहे हैं यही बलदीप भाई साहब हैं, इन्होंने ये गेम विकसित किया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस गेम के बारे में, क्यों चर्चा में या क्यों ट्रेंडिंग में आ गया है ये गेम या ये लड़का। देखिए ये जो गेम इसके द्वारा बनाया गया है यह दुनिया भर में एक लोकप्रिय एंड्रॉयड आधारित गेम बन गया है। इतना आपको याद रखना है, गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। गेम कोरोबोई का विषय कोरोना वायरस और लॉकडाउन है। मोबाइल गेम ऐप के अनुसार कोरोबोई नाम का कोरोबोई नाम का भारत का एक लड़का लॉकडाउन में फंसा हुआ है और वह घर लौटना चाहता है। पूरा सिस्टम है इस गेम में, यही आपको करना है, उस लड़के को अपने घर वापस ले जाना है, कोविड जो वायरस है कोविड-19 उससे बचाते हुए। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए कितने अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। प्रदान कौन कर रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। किसको, किस प्रोजेक्ट के लिए, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। कितना है, 500 मिलियन है, याद रखिएगा 500 मिलियन ऋण दिया जाएगा। 500 मिलियन ये क्या है, अमेरिकी US डॉलर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ बातें कर लेते हैं। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, इसके लिए कोई ना कोई समझौता हुआ होगा, किस किस के बीच समझौता हुआ है वो आप समझ लीजिएगा। ये समझौता हाल में ही केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और AIIB यानी जो हमारी ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इनके बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो मुंबई रेलवे है, इनका समझौता हुआ है किसका, AIIB के साथ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके तहत ये क्या करेगी 500 अमेरिकी मिलियन डॉलर जो है वो ऋण देगी। किस प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट का मैंने आपको नाम बताया है, मुंबई रेलवे का एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए 500 मिलियन ऋण दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या किया जाएगा, इस पैसे का उपयोग कहाँ पर होगा, इससे कुछ पॉइंट आप ये भी देख लीजिएगा
कि इससे मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के बारे में। अब इसकी अगर बात करें तो यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक मिशन है। अब इसकी स्थापना या इसका परिचालन कब स्टार्ट हुआ था, 2016 में। मुख्यालय इसका बीजिंग यानी चाइना में है और अभी तक दुनिया में इसके 102 स्वीकृत सदस्य हो गए हैं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कितना लोन दे रही है, $500 मिलियन, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, माई IAF मोबाइल ऐप हाल में ही किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप का नाम, मोबाइल ऐप क्या है आपका, माई, याद रखिए माई IAF। ये एक ऐप लॉन्च किया गया है और ये ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, वायुसेना के द्वारा। वायुसेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें है क्या, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर थोड़ा वायुसेना के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा एक पॉइंट आप समझ लीजिए कि यह ऐप वायुसेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को करियर संबंधी जानकारी और विवरण उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ वायुसेना का जो शौर्य है, उसकी गाथाएं हैं, वो भी आपको इसी ऐप पर मिलेंगी पढ़ने को, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अब कुछ पॉइंट, वायुसेना प्रमुख कौन है, एक इमेज देख रहे हैं, यही आपके राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये वायुसेना प्रमुख हैं। ठीक है, याद रखिएगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, या अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, हाल में ही चीन ने अपना सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाज 054A/P किस देश को बेचा है। तो याद रखिए पाकिस्तान को बेचा है। यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, यही जहाज है और ये जहाज जो है बहुत ही बेहतरीन है, ये पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान की जो समुद्री ताकत है वो जस्ट डबल हो जाएगी इसके मिलते ही। ठीक है, तो पाकिस्तान को चाइना ने क्या किया है, ये अपना जहाज जो बहुत ही बेहतरीन लड़ाकू जहाज है 054A/P। ठीक है, चलिए अब कुछ अगर और बातें करना चाहते हैं इसके बारे में तो कुछ पॉइंट समझ लीजिए, ये जहाज कैसा है। ठीक है, तो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, यह अब तक का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज है जिसे चीनी ने किसी विदेशी को सेना को बेचा है। ठीक है, इसके अलावा चीन पाकिस्तान को 3 युद्धपोत और भेजने वाला है और मैंने अभी बताया कि नौसेना जो ताकत है वो पाकिस्तान की जस्ट डबल हो जाएगी इस जहाज के मिलते ही। अब आगे बात करेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, हाल में ही DRDO के 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किसके द्वारा, किस स्थान पर किया गया, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा पटना में अभी रिसेंटली DRDO ने एक हॉस्पिटल विकसित किया है 500 बेड वाला, जो कि कोविड जो पेशेंट है उनके लिए है। अब इसको फाइनेंस या इसको जो है फंड कहाँ से मिला ये अस्पताल को, तो याद रखिएगा जो PM केयर्स था जिसमें पैसा जमा हुआ था उसी से इसको पैसा दिया गया है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। अब प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि हाल में ही परिसीमन आयोग के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। परिसीमन आयोग आप सब जानते हैं कि परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक जनगणना के बाद में, जो भी जनगणना होती है उसके बाद इसका गठन किया जाता है और ये क्या करता है कि लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें होती हैं उनका दोबारा से क्या करता है, मूल्यांकन, या उनका जो है दोबारा से उनको दोबारा से एक तरीके से हम कह लें कि संख्या बढ़ानी है, उनकी संख्या घटानी है, इन सब चीज़ों का काम किसके द्वारा किया जाता है, परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। कुछ बातें इस पर होंगी आगे चलकर। अब आगे अगर हम बात करें तो एक पॉइंट समझ लीजिएगा, परिसीमन आयोग का जो अभी हमारा रिसेंटली जो परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है वो मार्च से काम भी कर रहा है और उसकी अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति रंजन देसाई। इमेज आप देख रहे हैं, यही है न्यायमूर्ति रंजन देसाई, ये परिसीमन आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 8 की अगर बात करें, दिया हुआ है कि किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य कर दिया जाएगा। सोने के जो आभूषण हैं उन पर हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य कर दिया जाएगा, ये कब से पूछा गया, तो याद रखिएगा 1 जून 2021 से ये जो है कंपलसरी कर दिया जाएगा कि आपके सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क का निशान होना कंपलसरी होगा। याद रखिएगा इतना। अब हॉलमार्क क्या है, अगर इसकी हम बात करें तो आपको सबको पता है कि सोने की शुद्धता और सुंदरता को प्रमाणित करने की प्रक्रिया को हॉलमार्क कहा जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो
भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। BIS अधिनियम के तहत सोने के साथ साथ चांदी के आभूषणों की भी हॉलमार्किंग आवश्यक होती है। यानी सोने चांदी को क्या करता है, एक तरीके से ये गारंटी देता है। जैसे इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपको दुकानदार या सोने चांदी बेचने वाला जो भी दुकानदार है वो आपसे कहता है कि ये आप कोई रिंग ले रहे हैं, ये 18 कैरेट की है, ठीक है, तो 18 कैरेट की है या नहीं है, इस बात की गारंटी कौन देता है, हॉलमार्क का निशान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 की ओर आते हैं। दिया हुआ है, हाल में ही पाकिस्तान ने किसे भगोड़ा घोषित किया है, तो आप सब जानते हैं नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन में पड़े हुए हैं और इसके लिए वहाँ की पाकिस्तान की इमरान सरकार ने जो है लंदन से गुजारिश की है कि इनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 दिया हुआ है कि उत्पत्ति के नियम जो हाल में ही खबरों में रहा था किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ये अभी रिसेंटली चर्चा में रहा था। कुछ पॉइंट इसके अगर हम देखें तो समझ जाएंगे आप। राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क नियम 2020 को अधिसूचित किया है। सरकार द्वारा हाल में ही उत्पत्ति के नियम के प्रावधानों को लागू करने के मापदंड जारी किए गए हैं। ये नियम 21 सितंबर 2020 से लागू हो जाएगा। तो अभी क्या है पूरा डिटेल मैंने नहीं पढ़ा है कि इसमें किस प्रकार के रूल हैं, तो लेकिन आपको याद रखना है कि उत्पत्ति का नियम किससे जुड़ा हुआ है, वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन ऑफ द डे आज क्या रहेगा। आपको ये बताना है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका आपको नाम बताना है और एक पॉइंट आपको और बताना है, उसका जो भी नाम होगा वो उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है ये भी आपको बताना है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बताना है। ठीक, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।